तो हेलो इनोवेटर्स। आज की इस वीडियो में हम अपनी सीरीज़ ऑटोमेशन विद पाइथन के एपिसोड 7 के साथ पाइथन बेसिक्स कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं अभी अपनी वेबसाइट पे हूँ। ये मेरी वेबसाइट का लिंक है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। आप चाहें तो इसे चेक कर सकते हैं और इस पे आपको मेरे सारे कोड्स, मेरे सारे ट्यूटोरियल्स, मेरे सारे ब्लॉग्स मिल जाएंगे। आगे मैं जो कोर्सेज़ लाने वाला हूँ यूट्यूब पर, वो भी मिल जाएंगे और आप अगर मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। अभी बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपनी आज की वीडियो पे। तो यहाँ पर हम अपने ट्यूटोरियल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमारी सारी की सारी फाइल्स खुल जाएंगी। आप इनको जाके चेक कर सकते हैं पहले एपिसोड से लेके अभी तक। आज क्या हमारा टॉपिक है, मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे खोल लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज इन पाइथन। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज होते क्या हैं। उसके बाद हमें ये समझना पड़ेगा कि इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। Modules and libraries in Python are essential components that extend the functionality of the language by providing predefined code, functions, and classes for various purposes. They promote code reuse, organization, and modularity. इन तीनों का मतलब क्या है ये मैं अभी आपको आगे समझाऊंगा, और कैसे मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज हमें ये सब करने में हेल्प करते हैं ये मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A module is a Python script containing functions, classes, and variables that can be imported and used in other Python scripts. Modules help organize code and make it reusable. बार बार यहाँ पे रीयूजेबिलिटी की बात हो रही है, ये मैं आपको अभी आगे बताऊंगा कि क्यों ऐसा बार बार कहा जा रहा है। तो देखिए, मॉड्यूल्स होते क्या हैं। मॉड्यूल्स खुद में भी एक पाइथन का कोड है। जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपको उस कंपनी का डेटाबेस मेंटेन करना है। उस डेटाबेस में कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, उन फंक्शंस को एक बार लिखा या उन क्लासेस को एक बार डिफाइन किया और एक स्क्रिप्ट में कंटेन कर लिया, उसे मॉड्यूल की तरह बिल्ड किया। अब आप उस मॉड्यूल को अपनी पाइथन स्क्रिप्ट में इंक्लूड कर सकते हैं या इंपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, और उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं हम ये कैसे होता है। तो इस वीडियो में हम बिल्ट इन मॉड्यूल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल्स भी होते हैं जिसके बारे में मैं अभी आपको बता रहा था कि आप खुद से लिख सकते हैं, लेकिन उसके बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। उसके बारे में हम जब ऑटोमेशन शुरू करेंगे, इस कोर्स का जो मेन मुद्दा है, वहाँ पर हम खुद से कुछ मॉड्यूल्स बनाएंगे जो हमारे काम आएंगे। इसीलिए मैं उसके बारे में अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बेसिक्स कवर कर लेते हैं पहले। तो पाइथन कम्स with a set of built-in modules that provide useful functionality. Here are two examples. तो सबसे पहला हमारे पास एग्जाम्पल क्या है, मैथ मॉड्यूल। तो सबसे पहले तो हम हर वीडियो की तरह अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं, ताकि मैं आपको हाथों हाथ इन कोड को रन करके दिखा सकूं और समझा सकूं कि आखिर उन कोड में हो क्या रहा है। तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं 10 से 15 सेकंड आगे। हम यहाँ पे अपनी नई फाइल बना लेते हैं, episode7.py। अब हम यहाँ पर अपना कोड कॉपी करेंगे और उसे रन करते रहेंगे। ओके, तो हर वीडियो की तरह ऐसा ही चल रहा है, तो इसमें कोई अलग बात नहीं है। अब देखते हैं कोड में आखिर लिखा क्या है, उसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर देते हैं। तो लिखा क्या आ रहा है, देखिए, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.0। अभी तक आपको समझ आने लग गया होगा कि ये ऊपर वाली चीज़ जो है वो पाइथन प्रोग्राम को रन करने के लिए है। अब हमारा आउटपुट बस इतना है, स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 4.0। तो ऐसा क्यों लिखा आ रहा है, तो हमारे पास एक प्रिंट फंक्शन है जो कि स्क्वायर रूट इज इक्वल टू रिजल्ट प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे रिजल्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू क्या स्टोर्ड है, math.sqrt16। SQRT यहाँ पे एक फंक्शन है जो मैथ मॉड्यूल के अंदर पहले से डिफाइंड है
कि इसकी जो भी डेफिनेशन है, जैसे स्क्वायर रूट की हमारे पास रियल डेफिनेशन होती है कि 16 का स्क्वायर रूट 4 होगा, तो वैसे ही मैथ के अंदर वो चीज़ पहले से डिफाइंड है, इसीलिए उसने जब स्क्वायर रूट लिखा तो उसने आउटपुट 4 दे दिया। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं और वो चीज़ उसे प्रिंट कर देगी। जैसे मैं यहाँ पे 1000 दे दूँ, मान लीजिए 10,000 दे दूँ, इसे सेव करूँ और रन करूँ, तो देखिए 100 लिखा आ गया। क्यों? क्योंकि 10,000 का स्क्वायर रूट 100 होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये कोई परफेक्ट इंटीजर ही हो। मैं यहाँ पे 1000 सेव करके रन करूँ तो मुझे उसका, अब ये क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है इसलिए डेसिमल में ये चीज़ चले जाएगी। तो शायद ये आपको समझ आ रहा होगा कि ये फंक्शन पहले से किसी ने मैथ नाम के मॉड्यूल में डिफाइन किया है। उसकी डेफिनेशन आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको मैथ मॉड्यूल पढ़ना है तो वो सब आप गूगल में देख लीजिए, लेकिन वो सब पहले से डिफाइंड है। तो हमें उस पर काम नहीं करना है, हमें उसके ऊपर चीज़ें बिल्ड करनी है, तो वो सब पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोबारा हम दूसरे एग्जाम्पल में देखते हैं, इम्पोर्ट मैथ। तो पहले इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं आपको ताकि दिखा सकूँ। इसे कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसे सेव करता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज़ इतना। क्यों ये लिखा आ रहा है देखते हैं। तो हमारे पास प्रिंट फंक्शन के अंदर क्या चीज़ें हैं, सरकमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस की वैल्यू क्या है, 2 इंटू मैथ डॉट पाई इंटू 5। मैथ डॉट पाई क्या है, ये एक कांस्टेंट है जो मैथ मॉड्यूल के अंदर पहले से डिफाइंड है। हमने यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन किया था, यहाँ पे हम कांस्टेंट डिफाइन कर सकते हैं। पाई की वैल्यू वैसे हमें पता होती है, मैं चाहूँ तो यहाँ पे 3.14 लिख लूँगा, तब भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन उसकी कई ज़्यादा डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू वहाँ पे स्टोर की गई है। देखिए कुछ डिफरेंस आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ 2 ही डेसिमल लिए हैं और उस मॉड्यूल में उसकी ज़्यादा बड़ी वैल्यू स्टोर की गई होगी जो कई सारे डेसिमल्स तक जारी होगी। तो हम यहाँ पे वापस मैथ डॉट पाई लिख देते हैं। तो ये इसका आप यूज़ कर सकते हैं। और भी कई सारे फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर स्क्वायर तो खैर आप डबल एस्टेरिस्क से कर सकते हैं। सीलिंग फंक्शन होता है हमारे पास, मैथ डॉट सील। उसका मतलब क्या होता है, तो सीलिंग फंक्शन मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करता है ताकि आपके समझ आ जाए कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि हमने अपना इम्पोर्ट मैथ वाली लाइन को कमेंट आउट कर दिया है, आपको बस एक बार मैथ को इंपोर्ट करना है, ऐसा नहीं है कि आपको बार बार करना है। तो हम लेकिन इस बार कर लेते हैं क्योंकि हमने पहले कमेंट आउट कर दिया है, इसीलिए। तो हम मैथ को इंपोर्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लीजिए वेरिएबल बना लेते हैं f इज़ इक्वल टू मैथ डॉट सील, और फंक्शन उसके अंदर हम मान लीजिए 5.2 दे देते हैं। तो देखिए क्या होगा, मैं प्रिंट f कर लेता हूँ, इसको सेव करता हूँ और रन कर लेता हूँ। तो देखिए क्या प्रिंट होगा, 6 प्रिंट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सीलिंग फंक्शन क्या करता है, जो भी वैल्यू उसके अंदर है उसे उसके बड़े, जस्ट जो उसके आगे इंटीजर है उस पर कन्वर्ट कर लेते हैं। ऐसे ही हमारे पास मैथ डॉट फ्लोर होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसको हम सेव करेंगे, रन करेंगे, तो देखिए क्या होगा, 5 आएगा। फ्लोर मतलब जैसे आप घर की सीलिंग होती है छत, तो वो क्या होती है, आपसे ऊपर होती है। तो ऐसे ही 5.2 के ऊपर क्या है, 6, इसीलिए उसने 6 दिया। ऐसे ही फ्लोर आपके नीचे होता है, तो 5.2 के नीचे जो नियरेस्ट इंटीजर है वो क्या है, 5 है, इसीलिए उसने दिया। और ये दोनों जो फंक्शंस हैं ये मैथ मॉड्यूल के अंदर किसी ने पहले से डिफाइन किए हैं, इसीलिए हम उनका यूज़ कर पा रहे हैं। सिमिलरली हम आगे चलते हैं, आगे हमारे पास रैंडम मॉड्यूल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो देखते हैं वो क्या करता है, पहले इसको कमेंट आउट कर लेते हैं। तो देखिए आगे इसका भी कोड कॉपी कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर कोड में हो क्या रहा है और उस मॉड्यूल में आखिर है क्या। इसे पेस्ट करते हैं, सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, रैंडम नंबर इज इक्वल टू 9। उसने रैंडम नंबर कुछ जनरेट किया और 9 हमको दे दिया। मैं दोबारा रन करूंगा तो इस बार ज़रूरी नहीं है कि 9 आए। देखिए 2 बार 9 आया, अब 2 आ गया है, अब 9 आ गया दोबारा, अब 7 आ गया है। 9 ज़्यादा बार आ जा रहा है, लेकिन ऐसा कुछ रहता नहीं है फिक्स, हर किसी के आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल रहती है। तो देखिए सबसे पहले हमने इंपोर्ट रैंडम से रैंडम नाम के मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लिया। अब हम रैंडम को यूज़ कर सकते हैं कहीं भी। तो देखिए हमने एक रैंडम नंबर जनरेट किया, ये एक वेरिएबल है रैंडम नंबर, जिसको हमने रैंडम मॉड्यूल से एक फंक्शन उठाया है रैंड इंट।
जो कि रैंडम इंटीजर हमें जनरेट करेगा। कहाँ से कहाँ तक? 1 से 10 तक। इसमें क्या होता है, 1 इंक्लूसिव होता है और 10 एक्सक्लूसिव होता है, मतलब 1 भी आ सकता है लेकिन 10 नहीं आ सकता है। सेम चीज़ फिर हमने इसको प्रिंट कर दिया है, इसीलिए 1 से 9 तक कुछ भी चीज़ प्रिंट हो जाएगी। सॉरी, ये एक एरर आ गया। क्यों आया ये एरर? क्योंकि मैंने इस चीज़ को सेलेक्ट करके रन कर दिया। तो ये वीएस कोड का एक फीचर है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप जिस भी लाइन को सेलेक्ट करके या ग्रुप ऑफ लाइंस को सेलेक्ट करके रन करेंगे, वो सिर्फ उतना ही रन करेगा। तो अभी हम पूरे कोड को रन कर लेते हैं। इस बार रैंडम नंबर 4 जनरेट हो गया है। सिमिलरली आगे अब 6 जनरेट हो गया, तो ऐसे ही वो रैंडम नंबर जनरेट कर सकता है कितने ही। अब ऐसे ही आप मान लीजिए इसको कोई वैल्यूज़ ना दें। ओके, तो देखते हैं कि ये क्या जनरेट करेगा। इसे सेव करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए उसने कुछ भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि एक एरर आया है। क्या है? रैंडम रैंडेंट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट ए एंड बी। मतलब आपको उसकी स्टार्टिंग जो जहाँ से आपको इंटीजर रैंडमली चाहिए, उसका स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए और एंडिंग पॉइंट चाहिए, वो दोनों आपको फंक्शन को देने होंगे। ये दोनों उसके पैरामीटर्स हैं। तो वैसे ही हम मान लीजिए 0 से 100 दे सकते हैं, बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा। ऐसे सेव करेंगे, अब वो 0 से 100 तक कोई भी नंबर जनरेट करके आपको दे देगा। तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आगे। अगर आप एडवांस पाइथन सीखेंगे या कई एडवांस प्रोजेक्ट्स में काम करेंगे तो हमें कई बार रैंडम नंबर जनरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए इस मॉड्यूल का काम आता है। तो इसके अंदर आप कई सारे कॉन्स्टेंट्स, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डेफिनेशन में देखा कि यहाँ पर आप फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं, क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन कर सकते हैं और आप कॉन्स्टेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हमने मैथ डॉट पाई को डिफाइन किया है। तो आगे बढ़ते हैं, इससे आगे आगे क्या दिया है देख लेते हैं। इसको कॉपी कर लेते हैं, पुराने कोड को कमेंट आउट कर लेते हैं और नए कोड को पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट क्या है? शफल लिस्ट इज इक्वल टू 1 4 2 3 5। ऐसा क्यों लिखा है? देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने इंपोर्ट रैंडम किया है। अब आपको समझ आ रहा होगा, रैंडम जो मॉड्यूल है उसे हमने इंपोर्ट कर लिया इस स्टेटमेंट से। आगे हमने एक लिस्ट डिफाइन करी है, मैंने आपको लिस्ट डेटा टाइप बताया था। माई लिस्ट हमने डिफाइन करी। उसके बाद हमने रैंडम मॉड्यूल का एक फंक्शन यूज़ किया है शफल, जिसको सिर्फ एक पैरामीटर चाहिए, लिस्ट, माई लिस्ट, मतलब उसको कोई भी लिस्ट चाहिए और उसको इक्वल टू में भी कोई चीज़ नहीं रखनी पड़ेगी। क्योंकि हम असाइन नहीं कर रहे हैं किसी चीज़ को। यहाँ पे हम किसी चीज़ को असाइन कर रहे थे, जो भी उससे वैल्यू आएगी उसे हम रैंडम को दे रहे थे। यहाँ पे क्या है, माई लिस्ट खुद अपडेट हो जाएगी। तो माई लिस्ट जब अपडेट होगी तो वो रैंडमली शफल हो जाएगी और कुछ ना कुछ उसका शफल्ड आउटपुट आ जाएगा। सिमिलरली मैं दोबारा रन करूँगा तो ऑर्डर दोबारा चेंज हो जाएगा, दोबारा चेंज हो जाएगा। आप जितनी बार रन करेंगे कई बार सेम आ सकता है, क्योंकि कुछ फिक्स्ड पॉसिबिलिटी हैं, लेकिन आपको एक रैंडम नंबर मिलेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ आपने उसे कैसे दिया है। वो रैंडम नंबर जनरेट होगा और आपको आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल्स का तो केस ख़त्म हो गया। क्यों? ऐसे ही आप चाहें तो गूगल पे जाके हज़ारों बिल्ट इन मॉड्यूल्स देख सकते हैं, लेकिन हम आगे एक वीडियो में स्पेसिफिकली इसी के लिए बनाऊंगा मैं। तो वहाँ पर हम अपना एक यूज़र डिफाइंड मॉड्यूल बनाएंगे। तो अभी के लिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और लाइब्रेरीज़ पे चलते हैं। तो लाइब्रेरीज़ आर कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल्स दैट सर्व स्पेसिफिक पर्पसेस और डोमेन्स सच एज वेब डेवलपमेंट, डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। यूजर्स कैन इंस्टॉल एंड यूज लाइब्रेरीज टू लेवरेज देयर फंक्शनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि अभी हमने एक मॉड्यूल बनाया जो कि कुछ फंक्शंस का कलेक्शन है, कुछ क्लासेस का कलेक्शन है। लाइब्रेरीज क्या है कि आप एक मॉड्यूल को भी एक लाइब्रेरी कह सकते हैं, लेकिन कई सारे मॉड्यूल्स का कलेक्शन होती है जो कि सिर्फ एक काम के लिए स्पेसिफाई की गई है। जैसे नमपाई जो लाइब्रेरी है ये डेटा एनालिसिस के लिए बनाई गई है। ऐसी पांडास लाइब्रेरी है, ये भी डेटा एनालिसिस और बिग डेटा पे काम करने के लिए बनाई गई है। ऐसी हमारे पास कई सारी लाइब्रेरीज होती हैं, जैसे हमारे पास टेंसर फ्लो होती है जो कि मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए होती है। तो उस सब पे आप देख सकते हैं गूगल पे। अभी यहाँ पर हम बेसिक्स कवर कर रहे हैं, तो हम बेसिक्स पे ही चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास लाइब्रेरी है नमपाई लाइब्रेरी। ये बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये करती क्या है, देखिए
दोबारा हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं और पुराने कोड को कमेंट आउट कर लेते हैं और नए कोड को पेस्ट करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, numpy array इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। कैसे लिखा आ रहा है, तो हमने import numpy एज np, यहाँ पे देखिए आप उसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने ऊपर जब भी रैंडम को इंपोर्ट किया तो हमने रैंडम को कैसे यूज़ किया, पूरा पूरा रैंडम लिखना पड़ा। मैं यहाँ पे चाहता तो रैंडम एज आर लिख सकता था और यहाँ पे सिर्फ आर लिखना पड़ता। हालांकि उसका एक लॉस है, आपको लग रहा होगा कि छोटा नाम होगा जल्दी टाइप हो जाएगा जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन उसका एक लॉस है। क्यों? क्योंकि उससे आपकी रीडेबिलिटी घट जाएगी। आप आर नाम का कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो। आर आपको हो सकता है समझ आ रहा हो, किसी और को ना समझ आए। नमपाई को एनपी लिखना एक स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड नहीं है लेकिन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। तो आप नमपाई को एनपी लिख सकते हैं। ऐसे ही रैंडम को आप कुछ भी रैंड लिख सकते हैं, रैन लिख सकते हैं, आर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो देखते हैं आगे क्या हो रहा है। माई एरे नाम का एक एरे बनाया जा रहा है। कैसे बनाया जा रहा है, एन पी डॉट एरे और उसके अंदर एक लिस्ट पास की जा रही है। तो numpy जो लाइब्रेरी हमारी है ये एरेज को एकदम डिफरेंटली ट्रीट करती है। जैसे कि लिस्ट है, लिस्ट पे आपको एक काम करना होगा तो वो काम सीरियली होता है, लेकिन numpy में वो काम पैरेलली होता है। तो ये सीरियली के मुकाबले थोड़ा फास्ट हो जाता है। इसीलिए numpy को डेटा साइंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बड़े बड़े डेटा के साथ डील करना होता है। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम को कंजर्व करना होता है। तो यहाँ पे देखते हैं उसने उसे एरे में कन्वर्ट कर लिया और उसने उसे numpy एरे में कन्वर्ट कर लिया। आप चाहें तो उसका टाइप प्रिंट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे चाहूँ तो प्रिंट, यहाँ पे लिख सकता हूँ टाइप और उसके अंदर मैं लिख सकता हूँ माई एरे। तो माई एरे यहाँ पे ये माई एरे का टाइप प्रिंट कर देगा। इसे रन करते हैं तो वो क्या दे रहा है, देखिए क्लास numpy एंड डी एरे। तो ये हमारे पास numpy का एक एरे है जो कि उसका मतलब टाइप है numpy का एरे। ये एक नॉर्मल एरे नहीं है, नॉर्मल लिस्ट नहीं है जो कि हमने अभी तक पढ़ा था। ये numpy का एक स्पेशल एरे है। इसीलिए लाइब्रेरीज इस तरीके से यूज़ की जाती हैं कि वो एक स्पेसिफिक काम को हमें स्पेशलाइज कर दें। तो इसे हम अभी हटा लेते हैं, या हटाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ जा रहा होगा। आगे देखते हैं, अगले कोड को कॉपी करते हैं। ये वाला शायद आपके समझ आ गया होगा। आप बता दिया कीजिए अगर आपको समझ नहीं आता है, अगर आपको स्लो लग रही है पेसिंग, आपको फास्ट लग रही है, या आपके पास कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मुझे। मैं अपने हिसाब से एक नॉर्मल पेसिंग पे चलता हूँ जिसे बिगनर्स को समझ आ जाए, क्योंकि आगे जो हम चीज़ें करने वाले हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल पे हैं। तो जो लोग एडवांस्ड हैं वो डायरेक्टली उसे देख सकते हैं, लेकिन जो बिगनर है मैं उसके हिसाब से बनाता हूँ। तो अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो या किसी चीज़ के बारे में आपको वीडियो सजेस्ट करनी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। तो अभी हम अपनी वीडियो पे चलते हैं, इसे कमेंट आउट कर लेते हैं और नए कोड को पेस्ट करते हैं और रन कर लेते हैं। तो रन किया तो देखिए क्या लिखा आ रहा है, एरे एडिशन इज इक्वल टू 579। तो देखिए क्या है, इम्पोर्ट numpy एज np। दोबारा हमने numpy को np नाम से इंपोर्ट किया है। फिर एरे वन हमने एक एरे बनाया जो कि numpy एरे है, उसमें 3 वैल्यूज़ हैं 1 2 3। फिर दूसरा हमने एरे बनाया numpy एरे 4 5 6, और रिजल्ट के अंदर हमने सीधे उन दोनों को ऐड कर दिया। तो लास्ट में प्रिंट कर दिया उस रिजल्ट को। तो 1 और 4 का एडिशन हुआ है वो 5 आ गया है, 2 और 5 का एडिशन हुआ है 7 आ गया है, 3 और 6 का एडिशन हुआ है 9 आ गया है। तो ये सब उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं। आप उस लाइब्रेरी से क्या क्या कर सकते हैं, आप उस लाइब्रेरी में क्या क्या फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, वो सब उस लाइब्रेरी के स्पेसिफिक होता है और आपको उस लाइब्रेरी के बारे में पढ़ के ही पता चलेगा। यहाँ पर हम किसी स्पेसिफिक लाइब्रेरी के बारे में पढ़ने नहीं आए हैं, इसीलिए मैं इस चीज़ को स्किप कर रहा हूँ और हल्के में ले रहा हूँ। तो आपको अगर पढ़ना हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके लिए स्पेसिफिक वीडियो ले आऊँगा। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं और अपने वीडियो के एंडिंग तक जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पांडास लाइब्रेरी, हम इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पुराने कोड को कमेंट आउट करते हैं, पेस्ट करके सेव करते हैं और रन कर लेते हैं। तो देखिए इम्पोर्ट पांडाज एज पांडा। तो देखिए यहाँ पे एरर क्या आया, इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी जब मैंने लिखा तो यहाँ पे लिखा आया है नो मॉड्यूल नेम पांडा। तो यहाँ पर ये एरर आया क्यों है,
क्या लिखा आ रहा है, नो मॉड्यूल नेम पांडा। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, कई बार मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ को आपस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया जाता है, इसीलिए हम यहाँ पर दोबारा पांडास को मॉड्यूल ही बोल लेते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में मॉड्यूल बोला है। ये क्यों लिखा आ रहा है, पहली चीज़ तो ये इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे लैपटॉप पर अभी पांडास इंस्टॉल्ड नहीं है। पांडास लाइब्रेरी कहाँ से आएगी, मुझे इंटरनेट से डाउनलोड करनी पड़ेगी। अभी मेरे पास इंटरनेट नहीं है, आप देख सकते हैं थोड़ा वीक चल रहा है यहाँ पे वाईफाई, लेकिन अभी के लिए मैं इस चीज़ को स्किप कर लेता हूँ। आप हो सके तो आपको ये चीज़ मैं ऐसे ही समझा देता हूँ, और अगली वीडियो में मैं आपके लिए, मैंने सोचा था कि हम फाइल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन अगली वीडियो में आपके लिए कैसे आप इन मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज़ को इंस्टॉल कर सकते हैं जो कि आपके लैपटॉप में नहीं है, तो उसके लिए वीडियो ले आऊँगा। तो अभी के लिए हम डायरेक्ट यहाँ से इस कोड को समझना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, पांडास को हम पीडी नाम से इंपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि हम नमपाई को एनपी नाम से कर रहे थे वैसे ही। और फिर उसके बाद हम एक डेटा टाइप बना रहे हैं, डेटा इज इक्वल टू नेम, और नेम के साथ इसे असाइन कर रहे हैं। मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था कि वो इसी टाइप का डेटा टाइप था जिसके लिए मैंने पूछा था कि ये डेटा टाइप है क्या। तो ये डेटा टाइप डिक्शनरी है। डिक्शनरी क्यों, क्योंकि इसमें हम एक कीवर्ड को, एक की को उसकी वैल्यू के साथ अटैच कर रहे हैं। नेम जो है उसके साथ हम इस लिस्ट को अटैच कर रहे हैं, एज जो है हम उसके साथ इस लिस्ट को अटैच कर रहे हैं। उसी टाइप से ये एक डिक्शनरी है। तो हमने डेटा नाम से एक डिक्शनरी बनाई। आगे क्या लिखा है, डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा। तो ये जैसे हम नमपाई में क्या कर रहे थे, हम नमपाई का एक स्पेशल एरे बना रहे थे, वैसे ही यहाँ पे हम पांडास का एक अलग डेटा फ्रेम बनाते हैं कई सारी डिक्शनरीज की मदद से। तो वैसे ही हमने यहाँ पे डेटा फ्रेम बनाया और उसे प्रिंट कर लिया। तो वही चीज़ प्रिंट हो जानी थी यहाँ पे, लेकिन क्योंकि हमारे इसमें पांडास इंस्टॉल्ड नहीं है इसलिए मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, सॉरी। अगली वीडियो में मैं आपको पक्का दिखा दूंगा। देखते हैं आगे, इम्पोर्ट पांडास एस पी डी दूसरे उसमें। तो डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट रीड सी एस वी। रीड सी एस वी भी यहाँ पर एक फंक्शन है जो कि पांडास के अंदर पहले से डिफाइंड है। सी एस वी फाइल्स क्या होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे आपने एक्सेल देखा होगा, तो एक्सेल में हर एक कॉलम पे एक अगली वैल्यू होती है, और उन्हें जब आप प्रिंट करेंगे तो वो कॉमा से सेपरेट होती है। तो उसी को सी एस वी बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़। तो पांडास में हम क्योंकि ऐसे ही डेटा के साथ काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे पास एक फंक्शन है रीड सी एस वी। उससे हम सी एस वी फाइल्स को रीड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने डेटा डॉट सी एस वी को रीड किया, उसका पैरामीटर दिया है तो उसने डेटा डॉट सी एस वी को रीड कर दिया होगा। और उसके बाद प्रिंट रीड डेटा इज इक्वल टू डी एफ, उसने पूरा का पूरा डेटा फ्रेम प्रिंट कर दिया है। इस तरीके से आप यहाँ पे पांडास का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, और सॉरी मेरे पास इंटरनेट नहीं था, नहीं तो मैं आपको अच्छे से समझा देता। अगली वीडियो में मैं पक्का आपको समझा दूंगा। देखते हैं, मॉड्यूल्स एंड लाइब्रेरीज आर पावरफुल टूल्स इन पाइथन दैट एनहेंस its capabilities and enable developers to build a wide range of application efficiently। अब यहाँ पर हमारी वीडियो लगभग ख़त्म हो गई। अब हम वापस अपनी पहली लाइन पे आते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको समझाऊंगा कि कोड रीयूजेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन और मॉड्यूलरिटी की बात क्यों हो रही है। कोड रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है कि आप एक ही कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। यही चीज़ मैंने आपको फंक्शन में भी समझाई थी। वहाँ पे क्या हो रहा था, हम अपने एक फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे और उस फंक्शन को बार बार कॉल कर रहे थे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन को एक बार डिफाइन करेंगे, उसे एक मॉड्यूल में स्टोर कर लेंगे, और उस मॉड्यूल से इंपोर्ट करके हम कितनी भी बार उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम मॉड्यूल में स्टोर नहीं करते तो हमें हर फाइल में अलग अलग, सेम अगर फंक्शन भी यूज़ करना है तो हर फाइल में अलग अलग बार उसे लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए वो कोड रीयूजेबिलिटी होती है, और इसी के बारे में सबसे ज़्यादा बात होती है मॉड्यूल्स के बारे में जब बात होती है। आगे ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्यों, क्योंकि आप एक ही जगह पे सारे सेम वर्किंग फंक्शंस लिख सकते हैं। वहाँ पे आपकी रीडेबिलिटी बढ़ जाएगी, और जो मेन कोड है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हौच पौच नहीं होगी, बार बार फंक्शंस नहीं देखने पड़ेंगे। वो आप चाहे तो अपने अलग मॉड्यूल पे लिख सकते हैं, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन ईजी हो जाता है। और मॉड्यूलरिटी, तो मॉड्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, मॉड्यूलरिटी मतलब होता है कि आप जैसे आप एक कंपनी का सिस्टम बना रहे हैं, ठीक है, तो आप कई सारे अलग अलग सब सिस्टम्स बनाएंगे और उनको आपस में लिंक कर लेंगे। तो उसी चीज़ को मॉड्यूलरिटी कहते हैं कि आपने एक मॉड्यूल अलग बनाया। जैसे मान लीजिए आप एक रेस्टोरेंट का सिस्टम बना रहे हैं, तो आपने वेटर का मॉड्यूल अलग बनाया,
आपने बिलिंग का मॉड्यूल अलग बनाया, आपने किचन का मॉड्यूल अलग बनाया और उन तीनों को किसी ज़रिए से लिंक कर दिया। इसी चीज़ को मॉड्यूलरिटी कहते हैं। तो मॉड्यूल से ये आप आराम से कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस ब्लॉग फाइल का लिंक मिल जाएगा, मतलब मेरी वेबसाइट का भी लिंक मिल जाएगा। आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप जाके वहाँ ज्वाइन कर लीजिए ताकि कई सारे आपको अपडेट्स जो हैं वहाँ मिलते रहेंगे, आप किसी अपडेट से छूटे ना। और आप चाहें तो सजेशन जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं मुझे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब बटन दबा देना ताकि इस सीरीज़ की या आगे की कोई भी वीडियो मिस ना करो। और उससे भी बड़ी बात, मुझे मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए ये ऑसम कंटेंट बनाने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप ऑन इनोवेटिंग। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का से दबा के।